तो क्वेश्चन ये है कि इस बुक में मैं जाऊंगा कैसे। तो यहाँ बुक तो मैं खोल रहा था, लेकिन बुक कैसे ओपन होगा। यहाँ ओपन तो कर रखा है। बुक तो यही है, लेकिन इसमें कैसे करते हैं हम, अगर मुझे सर्च करना हो। फाइंड। चलो, मैट्रिक्स नाम है चैप्टर का। डिटर्मिनेंट, चलो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। आई थिंक पूरा इसी में आ गया। चैप्टर 6 था ना, नेक्स्ट आगे आएगा। चलो, तो ये हमारा चैप्टर है जिसको कवर करना है। तो आज मैं कोशिश करता हूँ थ्योरी कवर कर देता हूँ, और प्रॉब्लम आपका होमवर्क होगा, क्योंकि ये सब 11-12 की चीज़ें हैं, तो आपके लिए बहुत आसान होगी और आसान होनी चाहिए। और नहीं हो रही है तो आप आसान बनाओ, ठीक है ना, उसमें मैं हेल्प कर सकता हूँ। उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, तब जाकर चीज़ें आसान हो जाएगी, ठीक है। मैं फ़ोन चार्ज पर लगा देता हूँ। चलो भाई, सो देखो, ये जो पहला सेक्शन है आपका, इसमें क्या है, ये जो पहला टॉपिक है, टॉपिक 1, इसमें है आपको क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे रिलेटेड, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, है ना, इससे रिलेटेड है। टॉपिक 2 में जो है, टॉपिक 2 है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। ये बहुत थोड़ा बहुत बच्चों को दिक्कत रहता है कुछ को, और ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन जैम गेट में भी आपको मिलता है, जो 11-12 वाली प्रॉपर्टी से भी हो जाती है। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, ये क्लास का बेनिफिट उन लोगों को बाद में नजर आएगा जब हम लोग जैम गेट का एक्चुअल पीवाई को जब सॉल्व कर रहे होंगे, या वो टॉपिक कर रहे होंगे, तब आपको समझ आएगा अच्छा इसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो पहले वहां पे थी, ऑलरेडी हमने कर रखे हैं, तो आपको थोड़ा आसान लगेगा उस समय, तो उसमें बेनिफिट दिखेगा। ये है, जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया तो उनको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन तब भी वो सीख सकते हैं कभी भी, या आता ही होगा। मोस्ट ऑफ द लोगों को ये सब चीज़ें आता ही होगा आपको, लेकिन चूंकि बेसिक से स्टार्ट करने में कोई लॉस नहीं है, बहुत हमारे पास टाइम है ना। और कोशिश करना आप लोग मोस्ट ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करो, ये है। चलो, तो दूसरा है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो है कि, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, थर्ड टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड, ठीक है। और जो फोर्थ टॉपिक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। तो है ना, यही सिस्टम ऑफ इक्वेशन वहां भी हमारे पास भी है, तो ये सॉल्व करना है। और क्या 5 टॉपिक भी है क्या, और भी है? बस, तो ये इतने पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो अब मैं पहले टॉपिक से थोड़ा स्टार्ट करता हूँ। और यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स लिखने की जरूरत है, ऐसे ही हम लोग बता देता हूँ मैं, है ना। एक मिनट, पानी का बोतल लाता हूँ। चलो, तो स्टार्ट करते हैं। बताओ क्या क्या जानते हो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में तुम लोग। क्या हो रहा है, बहुत लैग? क्या सॉल्यूशन है भाई इसका, पूछना पड़ेगा कुछ तो। दिख रहा है ना लेकिन।
मतलब थोड़ा स्लो वीडियो चल रही है कह रहा हूँ तुम। अच्छा तो इसका क्या, उसका पूछता हूँ क्या सॉल्यूशन हो सकता है, स्लो क्यों हो रहा है। तो अभी तो मैनेज करना पड़ेगा, मैं उसको पूछूंगा। एक तो ये समस्या है कि लैग हो रहा है ना, स्लो मतलब वीडियो बहुत स्लो चल रही है। तो क्वालिटी बढ़ा देगा तो मुझे लगता हो जाना चाहिए, उसको देखना पड़ेगा, तो मुझे पहले उसके लिए बात करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं कल उससे बात करता हूँ इसका क्या सॉल्यूशन है। अभी देखो कुछ अभी थोड़ा मैनेज करो। तो मैं ये आवाज़ क्लियर है ना, तुम मुझसे बात करो, वीडियो दिख ही रहा होगा, थोड़े स्लो ही दिखेगा लेकिन दिखेगा। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आप लोग क्या क्या जानते हो ये बताओ। जैसे मैं अगर नाम लिखना शुरू करूं, सो बताओ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो क्योंकि एक बार पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में, हमने ये डिस्कस किया है, जो बैच 00 था उसमें ये डिस्कस किया हमने ये टॉपिक ऑलरेडी। तो आपको बताना आप क्या क्या जानते हो इसमें। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, अभी जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो रुको रुको, आगे हो गया फोर्थ स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये सब आगे आएगा, आइडेम्पोटेंट और ये सब भी चलो डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन लिख देता हूं मैं। रुको, जीरो मैट्रिक्स, अभी किसी ने अपर ट्रायंगुलर बोला था, अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर। बताओ और बताओ क्या क्या रह गया। ठीक है, तो वो भी लिख देता हूँ चलो। एक तो तुमने बोला था, ये हो गया सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, आइडेम्पोटेंट भी बोले थे ना। तो चलो यहाँ 11वां, इसको पीछे कैसे भेजेंगे। तो आइडेम्पोटेंट, और क्या था, मान लो नीलपोटेंट, ये सब हमारे सिलेबस का भी है। और क्या बोल रहे थे, क्या क्या रह गया। चलो सिमेट्रिक स्क्यू, हालांकि ये सिमेट्रिक एक प्रॉपर्टी है लेकिन ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा हर्मिशियन भी लिखना है, चलो। तो रुको, हर्मिशियन, ट्रांसपोज एक्चुअली एक प्रॉपर्टी है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कोई टाइप नहीं होगा। तो हाँ ये कर सकते हैं, हर्मिशियन हो गया, स्क्यू हर्मिशियन है, ऑर्थोगोनल है, और क्या रह गया बताओ। और हाँ इनवोल्ट, चलो इन, क्या बोले हैं, क्या नाम है इसका, इन्वो, स्पेलिंग में भूल गया मैं। हाँ इन्वोल, एल के बाद क्या है, इन्वोलेंट्री, इसका नाम क्या है, नहीं TORY ठीक है, ये एल के बाद क्या स्पेलिंग है, वो ल्यूट्री है। एक तो स्पेलिंग देखना पड़ेगा, भूल गया मैं स्पेलिंग इसका, रुको रुको एक मिनट। हाँ अच्छा, हाँ ये कॉम्प्लेक्स वर्जन है ना उसका ऑर्थोगोनल का। हाँ इंग्लिश मेरी भी ऐसे ही है। हाँ वही मैं कर रहा हूँ स्पेलिंग ना। तो और कुछ रह गया इसमें। सो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, चलो लिख लो। जनरली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का ऐसे
जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ ही लिख सकते थे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, चलो लिख लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और क्या रह गया इसके अलावा, कुछ है जो मैट्रिक्स के टाइप में रह गया हो? विजुअल है ना, क्लियर सबको? तो यूनिट मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का दूसरा नाम यूनिट मैट्रिक्स है। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, उसी का दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। क्या इनवर्स? परम्यूटेशन मैट्रिक्स, परम्यूटेशन हालांकि पार्ट ऑफ दिस सिलेबस नहीं होगा। परम्यूटेशन मैट्रिक्स वहाँ पे परम्यूटेशन ग्रुप से रिलेटेड हो जाता है, लेकिन कर सकते हैं। तो एक आता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स, लिख लो। तो जैसे कहाँ तक लिख दिया मैंने, 19, चलो 20वां यहाँ लिख देता हूँ, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स, सो मेजर आपने सारे बता ही दिए आप लोगों ने, ये मेजर है। अब एक एक करके सबका डेफिनेशन पता होना चाहिए आप लोगों को कि इसका डेफिनेशन क्या है ना। तो मैं लिखना नहीं चाहूँगा, मैं बोल देता हूँ, जस्ट तुम लोग लिख लोगे लिखना चाहो तो। मतलब जैसे आपको क्लियर होना चाहिए डेफिनेशन क्या क्या है, क्योंकि लिखूंगा तो पूरी क्लास डेफिनेशन लिखने में ही आज खत्म हो जाएगी। तो एक बार जैसे हम बोल देते हैं ना। सो चलो, तो मैं बात करता हूँ, बताओ भाई। सो थोड़ा स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक ही रो हो, है ना। द मैट्रिक्स विच हैज ओनली वन रो इज रो मैट्रिक्स। चाहे कॉलम कितने भी हो सकते हैं, जैसे 1x2, 1x3, 1x n की जो मैट्रिक्स है, तो 1x n की जो मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स है, ठीक है ना। मैं जैसे आपको बता देता हूँ, कॉलम मैट्रिक्स क्या है? जिसमें एक ही कॉलम, हाँ एक ही कॉलम है, जस्ट n×1, यस। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो, n×n टाइप का। अच्छा, कोई यहाँ लिखा था ना कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, तो मैं इस पे आ जाता हूँ अब। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? तो m×n, जहाँ mn डिफरेंट हो सकता है, ये है। तो वो रेक्टेंगुलर का मतलब यहाँ बोलने का पर्पस ये है रेक्टेंगल का, हालांकि एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, राइट। तो मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज काइंड ऑफ जब यूज किया जाता है जनरली 2x3, 3x2 इस तरह के मैट्रिक्स के लिए यूज किया जाता है। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा यूज नहीं है उस तरह से, तो बट ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अगर वर्ड यूज होगा, या जिसने बताया उनका क्या पर्पस है बताओ, किसी ने नाम बोला ना इसका। सो व्हाट डू यू नो द डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स? जिन्होंने बताया वो क्या जानते हैं? आप क्या जानते हो, या आपने जहाँ देखा वहाँ क्या लिखा है डेफिनेशन? डेफिनेशन क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का? डेफिनेशन क्या है? m इज नॉट इक्वल टू n, है ना। ओके, है ना। सो m इज इक्वल टू n, m×n मैट्रिक्स वेयर m इज इक्वल टू n, स्क्वायर मैट्रिक्स, m डिफरेंट फ्रॉम n, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स पे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा? मतलब नॉन डायगोनल्स आर जीरो, यस, इतना ही काफी है। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स का सब टाइप है। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज ऑल नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, डायगोनल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। सो डेफिनेशन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हुज नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। अब डायगोनल एंट्रीज का यहाँ डेफिनेशन है कि ए आई आई दे आर कॉल्ड डायगोनल एंट्रीज, जहाँ पे पोजीशन रो में और पोजीशन कॉलम में सेम हो, लाइक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट डायगोनल एलिमेंट होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। चलो, इससे पहले तो ये हमने 4 डिस्कस किए और एक ये डिस्कस किया, जस्ट एक बार। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगा? इक्वल हो, यस। सो अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू एनीथिंग, ठीक है, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो डायगोनल्स पे जो भी होंगे सब इक्वल होंगे, वो इक्वल कुछ भी हो सकते हैं, नॉन डायगोनल्स आर मस्ट बी जीरो, ये है। ओके, अब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसी का दूसरा नाम है यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स इज, यस,
यस यस, नहीं रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता। सो डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का सब टाइप है। तो जैसे आप कोई मैट्रिक्स ए बोलते हैं, सो फॉर एग्जांपल वी राइट m क्रॉस n। सो ये जैसे a11 a12 a13 डॉट 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 a1n, ठीक। फिर यहाँ पे a21 a22 a23 a2n a31 a32 a33 a3n an1 नहीं m रोज है ना, सो am1 am2 am3 एंड amn, ठीक। सो क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस मैट्रिक्स में कितने डायगोनल एलिमेंट्स हैं, हाउ मेनी डायगोनल एलिमेंट्स आर देयर इन दिस मैट्रिक्स, बताइए आप लोग। अभी एक भी नहीं है, अभी एक भी नहीं है इसमें। हाँ, अगर आप अज्यूम करेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओनली स्क्वायर मैट्रिसेस हैव डायगोनल एलिमेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के पास कोई डायगोनल एलिमेंट नहीं है। देखो तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम बात कर रहे हैं ना, ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स अगर होगी, सो इफ m इज नॉट इक्वल टू n, तो इसी को जनरली हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जब mn इक्वल नहीं है, देन it has no diagonal element। क्यों? because there is no definition of diagonal element here। इस केस में diagonal की बात ही नहीं होगी। diagonal elements are defined only in case of square matrices, ठीक है। तो दूसरा केस होगा अगर m is equal to n हो जाए, जिसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हो, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स, then it has n diagonal elements। पूरा विजिबल है ना, थोड़ा कट रहा है, नहीं कट रहा ना, ठीक है। सो इट हैज n diagonal elements, ये चीज है। सो इट हैज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। सो अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ये m क्रॉस n है, इसी को शॉर्ट में आप लोग देखेंगे बुक में ऐसा लिखता है aij, ठीक है ना, यहाँ m क्रॉस n, जहां i की वैल्यू, ठीक है ना, ये इसको मैं नीचे लिख देता हूं। सो दिस कैन बी रिटन एज aij m क्रॉस n, जहां i की वैल्यू होगी 1 से लेके m तक, j की वैल्यू होगी 1 से लेके n तक, और ये i j m n ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नेचुरल नंबर्स होंगे। ये जो i j m n है ऑल आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो ये है हमारे पास। और आइए, तो मैं अगर स्क्वायर मैट्रिक्स लिखता हूं, तो जैसे मैं भी लिख रहा था कि मान लीजिए ऐसा है ए आई जे एन क्रॉस एन, ठीक। सो अगर ये ए आई जे एन क्रॉस एन है, तो यहाँ ऐसा होगा, तो ये जो एंट्रीज हैं दीज आर डायगोनल एलिमेंट्स। तो जो डेफिनेशन है डायगोनल एलिमेंट्स का वो ये है कि इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी, है ना। सो इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई आई आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है ना। ऑल्सो ए आई जे, जहां पे आई डिफरेंट है जे के, ये ऐसा लिख देता हूं, वेयर आई इज डिफरेंट देन जे। सो वैसे एलिमेंट ए आई जे जहां पे आई डिफरेंट है जे के, सो दे आर कॉल्ड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है ना। सो दे आर कॉल्ड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। सो ये डेफिनेशन है। तो डायगोनल एलिमेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा, और इसीलिए डायगोनल मैट्रिक्स इज अ सब टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स।
Scalar matrix is a subtype of square, मतलब diagonal matrix must be a square matrix, scalar matrix must be a square matrix, identity matrix must be a square matrix, है ना. जीरो मैट्रिक्स may not be a square matrix, ये है. चलिए, तो अभी जो डायगोनल की बात कर रहे थे हम लोग, सो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसे होते हैं कि A इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, तो डायगोनल मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना पड़ेगा, ठीक है. सो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स if and only if aij is 0 for all I different from j. ये डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स का. जी जी जी, कांस्टेंट मैट्रिक्स का कोई ऐसा खास डेफिनेशन नहीं है. स्केलर मैट्रिक्स ना, अगर कांस्टेंट मैट्रिक्स कहीं होता है तो ऐसा कोई डेफिनेशन पर्टिकुलर ये वेल डिफाइंड वर्ड नहीं. हाँ हाँ, सो स्केलर जब होगा तो जैसे सो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स. अब मैं अगर स्केलर मैट्रिक्स डिफाइन करूंगा, यस यस टेल. स्क्रीन ब्लैक आ रही है, बैकग्राउंड तो ब्लैक ही है लिखता. बाकी लोग दिख रहा है कि नहीं? एक बार चेक कीजिए. हाँ, वो आपका इंटरनेट इशू होगा, एक बार चेक कीजिए, दोबारा ज्वाइन कीजिए लीव करके. सो देखिए, सो स्केलर मैट्रिक्स जो है, सो इसमें होगा कि A इज इक्वल टू ए आई जे, जो कि n क्रॉस n है, इज अ स्केलर मैट्रिक्स इफ एंड ओनली इफ, स्केलर मैट्रिक्स होगा इफ एंड ओनली इफ ए आई जे जो होगा ये कोई k के इक्वल होगा जब i इक्वल है j के, और जीरो होगा जब i इक्वल नहीं है j के. ये हो गया. एग्जाम्पल लिख देते हैं. सो अगर हम एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल के लिए a जैसे है 1 0 0 0 0 0 0 0 2, ठीक, तो ये डायगोनल है. सो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है. एंड सो हाँ बोल सकते हैं ना, एक्चुअली स्केलर मैट्रिक्स इज जस्ट मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बोल सकते हैं आप. सो ये ऐसा होगा, मान लीजिए 3 3 3 0 0 0 0 0 0. सो दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, स्केलर मैट्रिक्स थोड़ा और कंडीशन ऐड हो गया. सो दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स. इनफैक्ट ये 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. जी बोलिए. yes yes, in fact this is a diagonal matrix, this is a diagonal matrix. इनफैक्ट ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, दोनों हैं. सो इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एज वेल एज स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा मिलेगा कि डायगोनल एलिमेंट्स मस्ट बी नॉन जीरो, ऐसा कहीं नहीं लिखा होगा. तो ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही, दोनों है, ठीक है ना. तो स्केलर मैट्रिक्स इज नथिंग मतलब मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आप सही कह रहे हैं कि जो स्केलर मैट्रिक्स होगा A इज सम कांस्टेंट टाइम आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक्चुअली, जहां पे k कोई भी रियल नंबर हो सकता है. तो मैं रियल की बात कर रहा हूँ, ये कांस्टेंट अगर कॉम्प्लेक्स नंबर लेना है तो भी चलेगा, जहां k इज एनी कांस्टेंट, ऐसा बोल दो आप. सो जो स्केलर मैट्रिक्स है दैट इज नथिंग बट द मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स. वो आइडेंटिटी का ही मल्टीपल है ना. ये है, ठीक है. तो वापस आते हैं इस पॉइंट पे.
तो स्केलर मैट्रिक्स जस्ट है ना, डायगोनल पे इक्वल एलिमेंट्स होंगे, नॉन डायगोनल्स जीरो होंगे। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्पेशल केस है स्केलर मैट्रिक्स का, जहां डायगोनल्स पे 1 होंगे, बाकी सब जीरो होगा एक्चुअली, ठीक है ना। तो जीरो मैट्रिक्स क्या होगा? अब जीरो मैट्रिक्स, हाँ अब जीरो, हाँ जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सो जीरो मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी नहीं है, जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, बट स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन हैज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के सब टाइप हैं, ठीक है। तो ये है, तो जीरो मैट्रिक्स जस्ट अ मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर एनीथिंग, बट जस्ट कंडीशन है कि ऑल एलिमेंट्स शुड बी जीरो, ठीक है। ये है। अब आते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या होगा? लेस देन जे या मोर देन जे? हाँ डायगोनल के नीचे वाले जीरो हो जाएंगे। जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो डायगोनल्स के नीचे वाले एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। जो भी एलिमेंट डायगोनल के नीचे वाले हैं उसमें अगर आप चेक करोगे तो जैसे 2 1 सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम डायगोनल के नीचे आता है तो आई मोर देन जे होगा, तो जो डायगोनल के नीचे वाले थे यहाँ होगा ए आई जे जीरो व्हेन आई इज मोर देन जे, क्योंकि 2 1 3 1 तो ये सब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम है तो ये डायगोनल के नीचे आएगा। तो इस तरह के एलिमेंट्स जीरो होंगे अपर ट्रायंगुलर में। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट जीरो होने गारंटी है, बाकी कुछ भी हो सकता है। जीरो मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल, स्केलर सब है, ठीक है जीरो मैट्रिक्स। फिर तो अपर ट्रायंगुलर क्या हुआ? जस्ट डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स जीरो होंगे, बिलो डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। लोअर ट्रायंगुलर में क्या है? हाँ एबव डायगोनल आर जीरो, डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो होंगे, तो एबव डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो एक्चुअली। फिर बोलो। हाँ यस यस, तो वहाँ एक्चुअली स्ट्रिक्टली अपर स्ट्रिक्ट, हाँ डायगोनल्स को भी आप जीरो कर दो फिर, ये है। सो स्ट्रिक्टली अपर का मतलब जस्ट अपर ट्रायंगल को छोड़ के, तो मतलब डायगोनल एज वेल एज द बिलो डायगोनल आर जीरो, तो स्ट्रिक्टली अपर हो गया ये। स्ट्रिक्टली लोअर का मतलब हो गया डायगोनल्स एंड एबव डायगोनल्स आर जीरो, तो इस तरह से है। अब आते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स पे। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा? अब सिंगुलर मैट्रिक्स, स्ट्रिक्टली अपर का मतलब बोला गया है, ये बोलना चाह रहे हैं स्ट्रिक्टली अपर का मतलब है कि जो डायगोनल है, एक एग्जांपल लिख देता हूं, 0 0 0 0 0 0 1 2 3। सो जैसे डायगोनल्स एंड डायगोनल्स के बिलो डायगोनल्स आर जीरो, तो ये स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर है, क्योंकि ये अपर ट्रायंगल एक्चुअली फॉर्म कर रहा है ये एलिमेंट। सो अपर ट्रायंगल को छोड़ के ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, तो डायगोनल्स एंड बिलो डायगोनल्स आर जीरो, तो ये बोलना चाह रहा है। हालांकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड नहीं या फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेफिनेशन नहीं है, कहीं डिफाइंड होता है, बट अगर वर्ड सही क्लियर है, जैसे इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो उस तरह का केस है। खिड़की बंद करता हूँ। नहीं नहीं, इस तरह क्वेश्चन इस पे नहीं आते, जो वर्ड बहुत वेल डिफाइंड है उस पे क्वेश्चन आते हैं, अगर नहीं है तो वो डिफाइन करेगा क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको वो वर्ड क्वेश्चन में डिफाइन किया होगा तब पूछेगा आपसे, ये है। इस तरह से बोलना चाह रहा है, ठीक है। सो आइए तो अब आते हैं, देखो तो मैं बोल रहा हूँ सिंगुलर मैट्रिक्स हैज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो डिफाइंड है वो सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही डिफाइंड है, ठीक है। तो सो सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग डिटर्मिनेंट जीरो, सिंपल है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है इसको, तभी आप कैटेगराइज कर पाओगे कि सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। किसी का माइक ऑन है, म्यूट कर लो, देखो। तो चलो अब आते हैं इन्वोल्यूटरी भी आते हैं, उससे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं।
आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, एक ऐसा मैट्रिक्स, हाँ, अ मैट्रिक्स इन विच ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो वो आपका आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है? हाँ, देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर n सच दैट a की पावर n इज इक्वल टू 0। n हो सकता है 2 है, जैसे जीरो मैट्रिक्स तो खुद ही हो गया इंडेक्स 1 का नीलपोटेंट मैट्रिक्स हो गया। नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो a स्क्वायर 0 हो जाए, या a क्यू 0 हो जाए, या a की पावर 4 0 हो जाए। मान लो a की पावर 10 0 है, और उसके पहले a की पावर 9, a की पावर 8 सब नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो a की पावर 10 0 हुआ तो हम बोलेंगे a इज अ नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स 10। तो स्मॉलेस्ट नंबर n such that a raised to power n is equal to a zero matrix, then we call a is nilpotent matrix of index n। ठीक है, ऑब्वियसली नेचुरल होगा ना, क्योंकि जब डिफाइन हम नेचुरल के लिए करेंगे, सो नहीं नहीं, तुम समझे नहीं, n तो नेचुरल नंबर ही होगा ना। अब रूट a कैसे निकालोगे, हालांकि रूट a डिफाइंड है, मैट्रिक्स का स्क्वायर रूट कभी निकाले हो? व्हाट डू वांट टू से, समझो फिर से, यहाँ a की पावर n 0 है, a की पावर n 0 है, देन मैट्रिक्स a इज निलपोटेंट। हम ये नहीं बोल रहे a की पावर n निलपोटेंट है, आपको डेफिनेशन समझना है। a is nilpotent matrix if there exists a natural number n such that a raised to power n is equal to 0। ठीक है ना? जी, जीरो मैट्रिक्स इज एन इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स, यस, ऑफ इंडेक्स 1, बोला ना इंडेक्स n, n को इंडेक्स बोलते हैं। सो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच a raised to power n is equal to 0, then n is called index of that nilpotent matrix। जैसे जीरो मैट्रिक्स इंडेक्स 1 है, मान लो कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है लेकिन a स्क्वायर 0 हो गया, तो इसका मतलब है कि a is nilpotent matrix of index 2। ठीक है, हाँ, चलो अब आते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? हाँ, एक ऐसा मैट्रिक्स, एक मिनट में लाइट वो खिड़की बंद करता हूँ, ये वो आ रहा है कीड़े मकोड़े। चलो, तो सिमेट्रिक मतलब जिसका ट्रांसपोज उस खुद के इक्वल हो। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा? जिसका ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल हो, माइनस ए। एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, या उससे पहले आते हैं, रुको, एलिमेंट्री से पहले यहाँ आते हैं। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? सो व्हाट इज हर्मिशियन मैट्रिक्स? हाँ, थीटा क्या है? नहीं नहीं, व्हाट इज, कोई और बताओ, व्हाट इज? हाँ हाँ हाँ, कोऑर्डिनेट, लेकिन मैथमेटिकली कैसे उसको बोलोगे, क्या क्या है उसमें? थीटा में दो चीजें हैं इंक्लूडेड हैं, क्या क्या दो चीजें इंक्लूडेड हैं? कोई और बताओ। हर्मिशियन मैट्रिक्स में और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है? यस यस, सो एक्चुअली सिमेट्रिक में जस्ट ट्रांसपोज लेते हैं,
और हर्मिशियन में ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट दोनों लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो। तो जैसे हमने कहा सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का मतलब है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A। अगर मैं लिख रहा हूं हर्मिशियन, सो A ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू A। तो इसी को शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग, दैट इज A थीटा इज A। थीटा में दो चीजें हैं, ट्रांसपोज भी ले रहे हैं, कॉन्जुगेट ले रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं। सो 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, या यहां कुछ ले लो, जस्ट 2 प्लस 3 आयोटा। ये बताओ ये सिमेट्रिक है या हर्मिशियन है? पक्का? तुक्का नहीं लगाना, लिख के देखो। तुम ये चेक करो कि ये चीज और ये चीज किसको सेटिस्फाई कर रही है। ये डेफिनेशन है, सिमेट्रिक का ये डेफिनेशन है, हर्मिशियन का ये डेफिनेशन है। तुम ये चेक करके बताओ ये मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई कर रही है, इसको कर रही है, या दोनों को कर रही है, या किसी को नहीं कर रही है। हर्मिशियन है। हाँ, सब तुक्का लगा रहे हैं। इससे पहले जिसने बोला सबने तुक्का लगाए हैं। चेक करके बताओ। क्या है? बताओ क्या है? दिस इज सिमेट्रिक बट नॉट हर्मिशियन मैट्रिक्स, है ना? ओके, सो चलो दूसरा एग्जांपल देता हूँ। बोलो बोलो। नहीं नहीं, ऐसा कहीं जरूरी थोड़ी है, ऐसा जरूरी नहीं है। वो वेक्टर स्पेस जब पढ़ेंगे तो वहां पे अगर डिफाइन रहेगा तो ऐसा करेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिमेट्रिक में हमेशा हम ट्रांसपोज लेंगे तो फील्ड हमारा रियल ही हो, जरूरी नहीं है। और ऐसे फील्ड की यहाँ जरूरत नहीं है। जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक्चुअली वेक्टर स्पेस से आते हैं। तो वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे अब लीनियर अलजेब्रा में, वो तो स्केलर फील्ड से आता है ना। जो आप सी टाइम वी लिखते हो, सी वी, दैट सी कम्स फ्रॉम फील्ड, वी कम्स फ्रॉम वेक्टर स्पेस। और एलिमेंट जो है वो तो एक्चुअली जैसे मैं बोल रहा हूँ रियल मैट्रिक्स है, तो रियल एंट्रीज होंगे। ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है क्योंकि इसके एंट्रीज कॉम्प्लेक्स नंबर है। हाँ हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि रियल ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो दूसरा एग्जांपल देखो। मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अब z बार इज इक्वल टू z कब हो सकता है? कौन सा नंबर जो खुद के कॉन्जुगेट के इक्वल है? सो रियल नंबर होना पड़ेगा। सो इसीलिए यहाँ पे मान लो 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे जैसे 1 माइनस आयोटा है, और यहाँ 1 प्लस आयोटा है। अब चेक करके बताओ ये सिमेट्रिक है या हर्मिशियन है, या दोनों है, या कोई भी नहीं है? हम्म? है ना, आपका 4 ऑप्शन है। बोथ सिमेट्रिक नहीं है, फिर क्या है? हर्मिशियन भी नहीं है। देखो ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेके कॉन्जुगेट लेना है। ये कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कॉन्जुगेट है। क्या होता है?
अगर a प्लस आयोटा भी है तो कॉन्जुगेट लेंगे तो a माइनस आयोटा भी हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से। देखिए अब इसमें क्या, मैं आपको हिंट देता हूँ, समझिए। मैं पहले ट्रांसपोज लूंगा, तो पहले इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ, समझो। तो जब मैं ट्रांसपोज लूंगा तो ट्रांसपोज में रो कॉलम बन जाता है, तो 2 1 माइनस आयोटा, जो पहला रो है वो पहली कॉलम बना दिया, जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम बना दीजिए। ये बस ट्रांसपोज लिया हमने अभी। अब क्या करते हैं, अब मैं a की पावर थीटा निकालता हूं। तो ये थीटा में दो चीजें हैं एक साथ, मैं लिखता हूं। थीटा का मतलब होता है कि ट्रांसपोज लो फिर कॉन्जुगेट लो। तो अब मैं इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लूंगा, ट्रांसपोज तो मैं ले चुका हूं पहले, अब मैं कॉन्जुगेट लूंगा। तो मैट्रिक्स में कॉन्जुगेट लेने का क्या मतलब है कि ईच एलिमेंट का कॉन्जुगेट लेना है आपको, ठीक है। तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका कॉन्जुगेट लेना है, तो क्या होगा। अब ट्रांसपोज हम पहले ले चुके हैं, ट्रांसपोज दोबारा नहीं लेना, अब कॉन्जुगेट लिखना है। तो 2 का कॉन्जुगेट 2 ही रह जाएगा, क्योंकि 2 प्लस 0 आयोटा, तो 2 माइनस 0 आयोटा होगा कॉन्जुगेट। यहाँ 1 प्लस आयोटा का 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का 1 प्लस आयोटा, 3 का 3 हो गया। सो अब आपको कंपेयर करना है कि ये जो A ट्रांसपोज है क्या A के इक्वल है, यहाँ आपको देखना है। तो जो A ट्रांसपोज है वो A के इक्वल नहीं है, लेकिन अब ए थीटा देखो आप, क्या ए थीटा ए के इक्वल है। सो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, हर्मिशियन है ये। यहां हमने क्या देखा, इस मैट्रिक्स में अगर आप ट्रांसपोज निकालोगे, अब मैं इस मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, तो मान लो इसको मैं बी कर देता हूं, तो बी कर दूंगा तो यहाँ बी हो जाएगा, तो इसको आप बी कर दो, मतलब ये बी मैट्रिक्स, इसको बी कर दिया हर जगह, तो ये ए था। तो अब ए के बारे में बात करते हैं। जब आप ट्रांसपोज लोगे तो रो को कॉलम बना दोगे। तो फर्स्ट रो है 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा, सेकेंड रो को आप सेकेंड कॉलम बना दोगे, सो 1 माइनस आयोटा 2 प्लस ए। अब ए ट्रांसपोज देखो और ए को देखो, इक्वल है। मैं ए थीटा निकालूंगा यहाँ पे अगर, सो अगर मैं ए थीटा निकालता हूं, सो देख रहा ना, तो ए अगर मैं थीटा निकालूंगा तो थीटा में क्या होता है, ट्रांसपोज हम ले चुके हैं, ट्रांसपोज के बाद अब ईच एलिमेंट का कॉन्जुगेट लेना है। सो जैसे 1 प्लस आयोटा कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का 1 प्लस आयोटा, 1 माइनस आयोटा का 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस 3 आयोटा का 2 माइनस 3 आयोटा। अब आपको ये चेक करना है क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है या ये सेटिस्फाई कर रहा है, आपको ये चेक करना है यहाँ पे कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो अभी ए थीटा ए के इक्वल है क्या, नो, है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस आयोटा है, यहाँ 1 माइनस, इक्वल तो है नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे ए थीटा इक्वल नहीं है ए के, लेकिन ए ट्रांसपोज इक्वल है ए के। तो इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, हर्मिशियन नहीं था ये वाला। दिस इज हर्मिशियन बट नॉट सिमेट्रिक, ये टी है, हर्मिशियन होगा सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है जी। यस, ट्रांसपोज एक कॉन्जुगेट, यस, मतलब हर्मिशियन में ट्रांसपोज कॉन्जुगेट दोनों लेना है, फिर कंपेयर करना है ए के साथ। और सिमेट्रिक में जस्ट ट्रांसपोज लेना है। यही चीज आगे होगी स्क्यू सिमेट्रिक, यही चीज होगी स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन के साथ, ठीक है ना। तो स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज जो है माइनस ए के इक्वल आना चाहिए, इसमें
ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट माइनस ए के इक्वल आना चाहिए, मतलब ये हो गया दैट इज ए थीटा ए के इक्वल आना चाहिए यहाँ पे, सॉरी माइनस ए के, ए थीटा माइनस ए के इक्वल आना चाहिए इसमें। सेम रिलेशन यहाँ पे, ये स्क्यू सिमेट्रिक और ये स्क्यू हर्मिशियन, सिमिलर चीजें करेंगे आप। यस, थीटा एक्चुअली डिनोट करता है, इसको पढ़ते हैं हम लोग ट्रांजुगेट, ट्रांजुगेट ऑफ ए। ट्रांजुगेट में दो वर्ड है, ये वही हो गया विराट और उसका वाला, फिर उसका वाला सीन हो गया है ना, कि जैसे ट्रांसपोज एंड कॉन्जुगेट मिलके ट्रांजुगेट बना लिया, ठीक है ना। ट्रांसपोज वर्ड है और कॉन्जुगेट है, दोनों मिलके ट्रांजुगेट, ये बुक में भी वर्ड यूज किया जाता है, तो इस तरह से है। या कहीं पे लोग क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स समथिंग एडजॉइंट, एडजॉइंट भी इसको बोलते हैं, एडजॉइंट, हालांकि एडजॉइंट मैट्रिक्स अलग चीज है, एडजॉइंट उसकी बात किया जाता है एडजॉइंट, तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है फिर लोगों को, है ना। तो ये ठीक है, ट्रांजुगेट इज फाइन, कुछ बुक में ट्रांजुगेट वर्ड यूज करते, एडजॉइंट यूज करता है। नहीं, रियल ले लो, इससे रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा हर्मिशियन भी होगा। नहीं, क्योंकि वहां पे कॉन्जुगेट आ जाएगा ना, तो चेंज कर देगा एलिमेंट को, जब भी तुम ट्रांजुगेट लो तो एलिमेंट तो चेंज हो जाएगा ना, तो अगर वो सिमेट्रिक है तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना। उसके लिए जीरो मैट्रिक्स में भैया तो रियल सारे एलिमेंट हो जाए, तो वैसा नहीं है, अगर एटलीस्ट वन नॉन रियल कॉम्प्लेक्स नंबर होने चाहिए, रियल नंबर ना हो, तो उसके लिए ऐसा नहीं होगा, फिर दोनों नहीं हो सकता, सिमेट्रिक एंड हर्मिशियन दोनों नहीं होगा, क्योंकि हर्मिशियन में वो एलिमेंट चेंज हो जाएंगे। चलिए, तो हम लोग टाइप पे थे, आइए, तो हम लोग यहाँ पे थे, तभी मैंने ये बता दिया तुम्हें, स्क्यू हर, अरे स्क्यू हर्मिशियन और हर्मिशियन कहाँ गया, हर्मिशियन, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक जैसा है हर्मिशियन, तो हर्मिशियन चेक करने के लिए दो कंडीशन है, मतलब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट दोनों लेने हैं आपको। स्क्यू सिमेट्रिक में जस्ट ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे है ए ट्रांजुगेट माइनस ए के इक्वल होना चाहिए, ये चीज है यहाँ पे। ओके, अब आते हैं थोड़ा यहाँ पे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। सो ऑर्थोगोनल A into A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होता है, यहाँ ये भी लिख सकते हो, तो ये जरूरी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, गारंटी है, दे आर स्क्वायर मैट्रिसेस ओनली। ए थीटा यहाँ ट्रांजुगेट है, ए देखो वही चीज है, डिफरेंस वही है, मैं इसी पैटर्न में लिख देता हूँ। सो जो कि ये है, सो ऐसा रहेगा आपके पास, ठीक है ना। सो ये ऐसा होगा, यस यस, थीटा का मतलब वही ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वही चीज जो वहां यूज हो रहा है, तो मेनली ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए जनरली है ना, वो अलग से डिफाइन करते हैं। सो इस तरह से ये हो गया है ना, दिस इज ट्रांजुगेट, ट्रांजुगेट ऑफ ए, ये चीज है। तो यहाँ बस ट्रांसपोज का रोल है, यहाँ ट्रांजुगेट है, ठीक है ना। सिमेट्रिक हर्मिशियन, स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू हर्मिशियन, ऑर्थोगोनल इनवोल्यूटरी,
बस डिफरेंस क्या है, यहाँ ट्रांसपोज लग रहा है, यहाँ ट्रांसजुगेट लग रहा है, तो ऐसे तुम रिलेट कर पाओगे। चलिए तो समझ आया। तो ऑर्थोगोनल और साथ, हाँ हाँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, नहीं नहीं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई तो ये था। अच्छा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ओ अच्छा वहां मैं गलत लिख दिया, एक मिनट रुको रुको रुको, हाँ इन्वोल्यूटरी मैंने गलत लिख दिया आई थिंक। वो क्या होता है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, मैं थोड़ा सा गलत किया ना यहाँ पे। ऑर्थोगोनल ठीक है ना, ऑर्थोगोनल इज फाइन। ऑर्थ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लेक्स वर्जन क्या होता है, वो नाम भूल गया मैं, क्या नाम था उसका। ऑर्थोगोनल क्या नाम है उसका, क्या नाम है, ये मैं थोड़ा सा गलत लिखा ना, एक बार चेक कर लेता हूँ। अच्छा इसमें तो ये होगा, ए स्क्वायर आई होगा, मैं थोड़ा सा गलत लिखा हूँ तो। वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स वर्जन ऑफ, क्या नाम था उसका। नहीं, एलिमेंट्री मैट्रिक्स कुछ और है। जैसे कोई नाम नहीं है, एक मिनट एक मिनट, तो मैं इसमें गलत लिख रहा था ना, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई है ना। सो कॉम्प्लेक्स ऑर्थोगोनल का नाम क्या है, मैं नाम भूल गया ना। अच्छा तो इसका मतलब यहाँ मैं गलत कर रहा हूँ। एक मिनट, इसमें मैं था ना, ये मैं थोड़ा गलत लिखा है शायद, है ना, यहाँ पे गलत होगा तो इसको करेक्ट करना पड़ेगा। इसमें मैं मैट्रिक्स का नाम भूल रहा हूँ, क्या था वो। छोड़ो इसको, मैं ये, हाँ ये मैंने गलत लिखे हैं अभी। तो इसका जो होगा डेफिनेशन, इन्वोल्यूटरी तो ये होता है ना, यहाँ मैंने गलत, इसका नाम मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, आई थिंक ये मैं नाम भूल गया हूँ, तो ये मैंने गलत लिख दिया है, या तो अभी मैं तत्काल इसको लिख देता हूँ। इसका कुछ नाम है, शायद मुझे याद नहीं है अभी, देखना पड़ेगा, पता नहीं क्या है। सो तो मैंने गलती से इसको इन्वोल्यूटरी लिख दिया ना, तो अभी चलो मैं कॉम्प्लेक्स ऑर्थोगोनल कर देता हूँ। इसका नाम देखना पड़ेगा, भूल गया हूँ मैं, है भी कि नहीं है, कहीं पढ़ा तो था मैंने। एनीवे तो इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है ना, वो गलती कर दिया था। तो आगे देखो क्या होगा। तो अगला हम क्या लिख रहे थे, इन्वोल्यूटरी ना। सो इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स एक्चुअली ये है ना, इतने डेफिनेशन में, हाँ। तो इसका तो ये है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई ना, इसका ये डेफिनेशन सही बताया तुमने, मैं गलती कर रहा था। पता नहीं उसका नाम याद नहीं है, देखते हैं आगे, ठीक है। तो अभी यहाँ तो ठीक है ना। सो तो इसको करेक्ट कर लो, ऐसा है मैट्रिक्स जिसका स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल हो, तो इसका ये भी लिखते हैं हम लोग कि अगर ये इन्वर्टिबल होगा तो ऑब्वियसली होगा ए और ए इनवर्स हो जाएगा, है ना। और क्या रहेगा इसमें, ठीक है ना, करेक्ट कर दिया ना। और कौन सा मैट्रिक्स, कोरिलेशन, वो तो, अच्छा प्रोजेक्शन मैट्रिक्स, हाँ प्रोजेक्शन मैट्रिक्स का एक अलग उसका फिर डेफिनेशन हो जाएगा। प्रोजेक्शन मैट्रिक्स हो गया, ये सब थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाएंगे जो यहाँ पे नहीं आएगा। या परमुटेशन मैट्रिक्स है, प्रोजेक्शन मैट्रिक्स है, ये सब थोड़े अलग उसका यूज है, थोड़े एडवांस लेवल पे। तो आई थिंक ठीक है ना यहाँ तक, अब कोई गलती तो नहीं किया, क्या बच गया, तो एक बच गया सिर्फ ना, एच बच गया, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ये बताओ एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है, यही रह गया ना बस। हाँ हाँ, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे एक ऑपरेशन लगाओगे, सो एवरी एलिमेंट्री ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज जस्ट अ मैट्रिक्स obtained by applying single elementary operation over identity matrix, है ना, देख लो। तो हाँ, रो और कॉलम ऑपरेशन, एनी वन ऑपरेशन, एनी वन। नहीं नहीं, या तो ऐसा समझ लो कि एक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स, जिसपे एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ और वो आइडेंटिटी बन जाए, एक ये है। या दूसरा तरीके से बोल सकते हो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे एक ऑपरेशन लगाओ
जो मैट्रिक्स बनेगी वो तुम्हारा एलिमेंट्री मैट्रिक्स एक्चुअली। सिर्फ वन ऑपरेशन करना है, अगर दो ऑपरेशन लगा के आइडेंटिटी बन रहा है तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स नहीं है। जस्ट वन ऑपरेशन, मतलब कोई एक, आइदर वन रो ऑपरेशन और वन कॉलम ऑपरेशन, कोई एक ही, दोनों दो नहीं, है ना। सो ये है, जैसे एग्जांपल देता हूँ। सो जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, जो एलिमेंट्री मैट्रिक्स में ये है कि स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स obtained by applying single elementary operation। ये सब गूगल भी कर सकते हो वेरीफाई, आजकल सारी चीजें गूगल पे है ना। जो भी वर्ड लिखना हो जैसे एक बार गूगल कर दोगे तो चीजें सही चीजें फैक्ट आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो चीजें अपडेट करती हैं। तो ये यूनिवर्सिटी है या कोचिंग है, इस तरह से। तो स्क्वायर मैट्रिक्स obtained by applying single elementary operation, देखो ऑनलाइन ही मिल जाएगा तुम्हें, ऑपरेशन, है ना। आजकल तो बच्चे, तुम्हारे हाथ में फोन है, तुम कुछ भी वेरीफाई कर सकते हो इमीडिएटली। सो स्क्वायर मैट्रिक्स obtained by applying single elementary operation on a square matrix। जी जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा। आइडेंटिटी में क्या लगाओगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा इसमें। यस यस, हाँ, नहीं, हाँ, बहुत सारे अप्लाई मल्टीप्लाई करके एंड में एक बनेगा, उसका इन्वर्स लोगे तो, हाँ, ठीक है। एक्चुअली नहीं नहीं, ये मैंने गलत, यहाँ फिर गलत, गलती से गलत लिख दिया यहाँ पे। आइडेंटिटी होगा, ये मैंने गलत लिख दिया ना। बोलता कई बार ना गलती हो जाती है। हाँ ठीक है, बताओ आप क्या पूछ रहे हो। नहीं नहीं, ये मैंने गलती से हाँ, गलती, वो गलती से मैंने स्क्वायर लिख दिया था। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी नॉट स्क्वायर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे एक ऑपरेशन लगा के जो मिलेगा, है ना, वो एग्जांपल दे देता हूँ, देखो एग्जांपल के लिए, जैसे 3x3 की बात कर लेते हैं। 100 010 010 ठीक। सो ये आपके पास है। अब इस पे कोई भी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाओ। एलिमेंट्री ऑपरेशन 6 होते हैं, 3 रोज के 3 कॉलम्स के, ठीक है ना। सो जैसे इस पे अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, जैसे आप लोग जानते हो कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं वो दो तरह के हैं। एक है रो ऑपरेशन और दूसरा है कॉलम ऑपरेशन। ठीक, रो में क्या है कि आर आई कैन बी इंटरचेंज्ड विथ आर जे, आर आई कैन बी कांस्टेंट टाइम आर आई, और आर आई कैन बी चेंज्ड एज आर, हाँ, क्या नाम है, हाँ यूनिटरी, अच्छा वो गलती से ना, हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, नाम भूल रहा था ना। सो यूनिटरी मैट्रिक्स, हाँ एक मिनट, तो वो इन्वोल्यूटरी में गलती से लिख दिया नहीं, तो हाँ, कहाँ गया। सो वो यूनिटरी मैट्रिक्स है, राइट, अब सही कह रहे हैं। हाँ वही मैं बोला, नाम भूल रहा था। तो इसका नाम यूनिटरी मैट्रिक्स है, उसको गलती है ना।
स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग TE है TA है, एक बार चेक कर लो। सो ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये यूनिटरी मैट्रिक्स हो गया था। अब इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, वो गलती से इनवॉल्यूटरी लिख दिया था, है ना। तो यूनिटरी मैट्रिक्स है ये। तो जैसे सिमेट्रिक हर्मिशियन, स्क्यू सिमेट्रिक स्क्यू हर्मिशियन, और ऑर्थोगोनल यूनिटरी। तो यूनिटरी मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स वर्जन है ऑर्थोगोनल का, है ना। तो इतने सारे नाम है ना कि तुम प्रॉपर रिवाइज नहीं करोगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ये होता है। सो ये समझना है। तो यूनिटरी यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ लिस्ट में। सो यहाँ लिख लो, कितने लिखे हमने, 20 लिखे ना, 20 हो गया। 21 में ये हो गया यूनिटरी मैट्रिक्स, हाँ यूनिटरी मैट्रिक्स ना। तो ये हो गया ऑर्थोगोनल यूनिटरी। तो इतने हमने टाइप डिस्कस किए, ये हमारे सिलेबस में भी इस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो एक बार आपका ये सब एक बार रिवाइज हो गया नाम उसका, ठीक है ना। तो चलिए हम आते हैं, कहाँ पूछ रहे थे, यहाँ। जैसे जो एलिमेंट्री ऑपरेशन है, आर आई आर जे, आर आई के टाइम आर आई प्लस के टाइम आर जे, सी आई इंटरचेंज विथ सी जे, सी आई चेंज एज के टाइम सी जे, और सी आई कैन बी चेंज एज सी आई प्लस सम कांस्टेंट टाइम के जे। तो यहाँ के को नॉन जीरो होना पड़ेगा, यहाँ पे के को नॉन जीरो होना पड़ेगा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और ये 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, तुम कोई भी एक ऑपरेशन चूज कर लो इसमें से, ठीक, और इसको यहाँ लगाओ, कहाँ गया, यहाँ लगाओ, ठीक है। तो कोई भी एक ऑपरेशन, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लगा देता हूँ इस पे कि R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया। सो अब जो नया मैट्रिक्स बनेगी 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ये जो है ना, सो दिस इज वन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो इसका नाम मान लो E1 रख दो। सो दिस इज एलिमेंट्री मैट्रिक्स, ठीक है ना। सो दिस इज, और जितने भी एलिमेंट्री ऑपरेशन है ना वो सब इन्वर्टिबल है। मतलब तुम यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाओगे तो ये बनाए जा सकते हैं, इसी का इनवर्स ऑपरेशन लगा दो। जैसे मैंने क्या किया, R1 चेंज एज R2, इंटरचेंज कर दिया R1 R2 को। अब इस पे ऑपरेशन लगाओगे R2 इंटरचेंज एट R1, सेम ऑपरेशन लगा दो, कहने का मतलब अब तुम R1 R2 फिर इंटरचेंज कर दो तो यही बन जाएगी। तो मतलब यही था कि जो एलिमेंट्री स्क्वायर मैट्रिक्स है उस पर एक ऑपरेशन लगाओ तो जो मैट्रिक्स बनेगी वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, या इस पे एक ऑपरेशन लगाओ अगर आइडेंटिटी बन जाती है तो वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, ठीक है। हाँ बोलिए। तो ये 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन है, और ईच एलिमेंट्री ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू अ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो मतलब आप देखोगे कि मैं किसी मैट्रिक्स में n टाइम ऑपरेशन लगाऊं और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया मान लो, तो इसका मतलब उस मैट्रिक्स से मैंने n टाइम एलिमेंट्री मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, ये चीज है। और जैसे मैंने बताया था आपको कि ए बी इज इक्वल टू, जैसे सी है, जब हम रो ऑपरेशन लगाएंगे तो रो यहाँ और यहाँ काम करेगा, है ना, प्रोडक्ट में रो ऑपरेशन। और अगर ए बी इज इक्वल टू सी है सो यहाँ और यहाँ काम करेगी इन दोनों पे कॉलम ऑपरेशन, ठीक है ना। तो उसकी वजह ये है कि जब हम रो ऑपरेशन लगाते हैं सो लेफ्ट साइड में एलिमेंट्री मैट्रिक्स अप्लाई मल्टीप्लाई होती है, जब कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो राइट साइड में एलिमेंट्री मैट्रिक्स अप्लाई होती है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है। सो एवरी एलिमेंट्री ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू एलिमेंट मल्टीप्लाइंग एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। सो वो आगे आएगा, अभी लीनियर अलजेब्रा, जब एक्चुअल लीनियर अलजेब्रा पढ़ेंगे हम सिलेबस का, तो उसमें ये आएगा जब हम लोग रो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म पढ़ेंगे, फिर रैंक निकालेंगे, है ना, तो रिड्यूस्ड इकोलॉन फॉर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे ही आएगा ये सब एलिमेंट्री ऑपरेशन। हाँ 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 हाँ, एलिमेंट्री मैट्रिक्स को स्क्वायर होना जरूरी है, क्योंकि स्क्वायर को ही चेंज कर रहे हैं हम, तो स्क्वायर ही रहेगी हमेशा वो, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो स्क्वायर होना जरूरी है, तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स भी स्क्वायर होना जरूरी है।
तो मैं पर्टिकुलरली आपको बता दूं तो ये सब जितने मैट्रिक्स हैं मैं आपको दूसरे कलर से एक बार उसको वो कर देता हूँ, है ना। तो इसमें अगर आप देखो तो ये सब स्क्वायर होना जरूरी है। ये था स्क्वायर है, स्क्वायर है, स्क्वायर है। ऑर्थोगोनल में क्या होगा इसको, हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ किसी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं ना हम लोग, तो ईच एलिमेंट्री ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एक एलिमेंट्री ऑपरेशन एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने के बराबर है। मतलब एक्चुअली जब हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के चेंज करते हैं ना, तो इसका मतलब एक्चुअली ये है कि किसी एलिमेंट्री मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस मैट्रिक्स में। ये समझिए आप। एग्जांपल के लिए, हाँ ये बुक्स में सब लिखा मिलेगा इस तरह का लाइंस। जैसे हमने यहाँ पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया तो ये बन गया, तो एक्चुअली इसको एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना, सो ये एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना इक्विवेलेंट है एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के। ये है। हाँ मैं बोल रहा हूँ जैसे ये मान लो तुम इसमें ऐसा करो, एक काम करता हूँ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता हूँ, रुको। सो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि ठीक है देखो, मैं जिस लाइन बोला हूं उसको जस्टिफाई करता हूँ एक स्टेटमेंट से। जैसे समझो यहाँ पे जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस पे मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ R1 इंटरचेंज्ड विथ R2, ठीक। तो ये क्या बन जा रही है, ये बन जा रही है 4 5 6 1 2 3 7 8 9। अब जरा समझो मैं क्या कह रहा था। तो यहाँ मैंने एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, R1 इंटरचेंज किया, तो मैं इसको एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा। अब आपको बताना वो मैट्रिक्स कौन सी है। किसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है, यस राइट, आप सही कह रहे हैं। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, डिटरमिनेंट की जरूरत नहीं है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इस पे एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए तो ये चेंज होकर ये बन गया, ये ए था, मान लो ये बी बन गया। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ए मैट्रिक्स में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि बी बन जाए। कोई बताना चाहेंगे। इसका आंसर पिछले पेज पे है, इसका आंसर यहाँ पे है एक्चुअली। ये मैट्रिक्स आप मल्टीप्लाई कीजिए उसमें तो वो दूसरी वाली मैट्रिक्स बन जाएगी। ये आप मल्टीप्लाई करके देखिए। देखिए आपको मैं जस्टिफाई करता हूँ। तो 0 1 0 1 0 0, नहीं इनवर्स से क्यों मल्टीप्लाई करना है, आप समझ रहे हैं। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एवरी एलिमेंट्री ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। म्यूट कर लीजिए किसी का माइक ऑन है। तो मैं बस यहाँ पे वेरीफाई कर रहा हूँ उस स्टेटमेंट को कि एवरी एलिमेंट्री ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो यहाँ मैंने इस पे एक एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाया, ये बना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि इसको मैं एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करता हूँ और ये इसके इक्वल आ जाएगी। तो वो कौन सी मैट्रिक्स है, तो वो कुछ और नहीं, वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। इनवर्स क्यों होगा, व्हाई डू यू सी इनवर्स, इनवर्स इज डिफरेंट थिंग। इनवर्स क्यों होगा, इनवर्स नहीं होगा, इनवर्स अलग चीज है। नहीं वैसा नहीं बोल सकते, इन्वर्टिबल का अलग मतलब है, इनवर्स का अलग मतलब है। इनवर्स इज डिफरेंट थिंग। अच्छा इनवर्स ऑपरेशन आप शायद कहना चाह रहे हैं।
इसमें इनवर्स ऑपरेशन लगाएंगे तो ये आ जाएगा, ऐसा कुछ कह रहे हैं। तो इसमें इनवर्स ऑपरेशन लगाएंगे ये आ जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, बोल रहा हूँ इसमें ऑपरेशन लगाया तो ये बना, इसमें ही क्या मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगी। मल्टीप्लाई क्या करोगे, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, मैं ये मैट्रिक्स पूछ रहा हूँ कौन सी होगी, तो मैंने तो लिख दिया, मल्टीप्लाई करके बताओ भाई क्या आएगा, क्या आ रही है ये। अच्छा ये मैंने यहाँ इधर कर दिया ना, एक मिनट, इधर इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे, एक मिनट, ये उल्टा हो गया। बोलो बोलो, इसको इधर मल्टीप्लाई, नहीं नहीं, हाँ बोलो, आ रहा है, क्या आ रहा है, 4 5 6 आ रहा है कि नहीं, और फिर हाँ ठीक है, हाँ पूछो, कोई कुछ पूछ रही थी, आई थिंक आप पूछ रहे थे, पूछिए, कौन पूछ रही थी। कोई और पूछ रहे होंगे, अच्छा ठीक है। हाँ। हम्म। यस। ये एक्चुअली एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, तो किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप ये ऑपरेशन लगाओगे ना, तो यही वाला मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर आइडेंटिटी पे R1, हाँ चेंजेस विथ R3 वाला जो आएगा ना, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप सही समझ रहे हैं। अच्छा चैट तो मैं देख नहीं रहा था, ठीक है, एक्चुअली थोड़ा, अच्छा एक चीज और देखो, मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किया ना इसको, तो ये आया, अगर इस मैट्रिक्स में मैं राइट साइड में ये मल्टीप्लाई करता तो सेम आता क्या, सेम नहीं आता, फिर चेक करो। आता, मैं समझ रही हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ, इस मैट्रिक्स के लेफ्ट साइड लगाया तभी आया ना, अगर इस मैट्रिक्स को मैं इसके राइट साइड रखता, इसको पहले और इसको बाद में रखता, तो सेम आता, सेम नहीं आता ना। आता, अगर इसको बाद में कर दे तो, ओके। नहीं नहीं, मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ समझो, मैं पूछ रहा हूँ, तुम समझे नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर मैं ऐसा करता 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तुम लोग एक्सपेरिमेंट करते नहीं हो, बताओ, इससे पूछ रहा हूँ, इससे क्या होगा। हाँ एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा, कि जब तुम लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा 2, नहीं सॉरी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से ना, हाँ तो यहाँ 2 आ जाएगा ना, सही तो है, हाँ ये इससे हो जाएगा, फिर वहाँ पे क्या आ जाएगा 1, हाँ फिर 3 आ जाएगा, तो फर्स्ट और सेकंड कॉलम इंटरचेंज हो जाएगा क्या, देखो। सो ओके, तो अब इससे होता है एक और आंसर मिल जाएगा, जिन लोगों ने नोटिस किया होगा, मैं पहले ही बताया था कि रो ऑपरेशन ओनली वर्क ऑन लेफ्ट साइड मैट्रिक्स एंड कॉलम ऑपरेशन ओनली वर्क ऑन राइट साइड मैट्रिक्स इन केस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, उसका आंसर यहाँ पे है एज एग्जाम्पल, देखो जी। ये आइडेंटिटी नहीं है ना, ये तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी नहीं है, दिस इज नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, चेक कीजिए।
हाँ, मैं ये कह रहा था कि अगर आपने क्लास 12th के एनसीईआरटी में नोटिस किया हो, नहीं किया तो अभी भी जाके नोटिस कीजिए, जो बच्चे नोटिस करते हैं उनको पता है होता क्या है। अगर आप क्लास 12th के एनसीईआरटी में, क्लास 12th के एनसीईआरटी बुक में अगर आप जाके नोटिस करेंगे ना, चैप्टर 4 में, तो वो एलिमेंट्री ऑपरेशन से इन्वर्स निकालता है वहां पे, ठीक। और एलिमेंट्री ऑपरेशन से जब इन्वर्स निकालता है तो उस केस में आप देखेंगे वो क्या करता है, a इज इक्वल टू आई ए, और a इज इक्वल टू ए आई से स्टार्ट करता है। और क्या करता है आप देखेंगे, रो ऑपरेशन यूज करेगा, मान लो रो ऑपरेशन यूज करता है, तो इसको चेंज करता है और इसको चेंज करता है, इसको चेंज करके वो आइडेंटिटी बना देता है। यहाँ ऑपरेशन लगा लगा के आइडेंटिटी बना देते हैं। तो वो ऑपरेशन इन दोनों पे कहाँ पे लगेगा, तो अगर आप रो ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो लेफ्ट साइड में लगेगी, राइट साइड में नहीं लगा सकते आप। सो ये चेंज होके फिर ए इनवर्स बन जाता है, और ए को हम कुछ नहीं करते, ए को नहीं कभी चेंज नहीं करते, ए एज इट इज चलता रहता है। तो यहाँ जो मैट्रिक्स बन के आता है वो इनवर्स बन के आता है। क्लास 12th में आप जाकर देख सकते हैं, एक्सरसाइज होगा लास्ट एक्सरसाइज 4.4। अब यहाँ देखेंगे जब आप कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं तो होता क्या है कि ये जो ए मैट्रिक्स है और यहाँ पे लगता है, तो इसको चेंज करके वो आइडेंटिटी बना देता है, तो ये चेंज होके ए इनवर्स बन जाता है। इसको कुछ नहीं करते हम। तो जो बच्चा नोटिस करता है वो पूछता है कि ऐसा क्यों कर रहा है वहां पे। अगर आपने कुछ लोगों ने पूछा भी मुझसे कि ऐसा क्यों है, यहाँ पे कॉलम क्यों नहीं लगाता है, तो यहाँ पे अगर कॉलम ऑपरेशन लगाया मान लो, तो इस पे कॉलम ऑपरेशन लगेगा और इस पे लगेगा, तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। जो चेंज होकर ये बनेगा वही चेंज होकर ये बनेगा, तो हर बार सेम चीज आती रहेगी, तो कुछ नया नहीं मिलेगा हमें। सो द थिंग इज, फिर से रिपीट कर रहा हूं, in case of product of matrices, elementary operation will work on only left side matrix product के केस में, and elementary column operation will only work on right side matrix। so यहाँ देखिए कॉलम ऑपरेशन लगा रहे हैं, राइट साइड पे काम कर रहे हैं, यहाँ प्रोडक्ट है ना, तो जब प्रोडक्ट रहेगा तो राइट साइड पे काम करेगा कॉलम ऑपरेशन, जब प्रोडक्ट है तो ये लेफ्ट साइड पे काम करेगा। तो ये आप नोटिस कर सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से किया होगा वहां पे। रो ऑपरेशन में यहाँ से स्टार्ट करता है सॉल्व करना, कॉलम में यहाँ से। तो मैं यहाँ ये बोल रहा हूँ, और यहाँ आपको नोटिस कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ देखो, यहाँ आप नोटिस कर सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने जब लेफ्ट साइड में रो एलिमेंट्री मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किया, सो रो इंटरचेंज हुआ। जब यहाँ राइट साइड में इस एलिमेंट्री मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, सो क्या चेंज हुआ। लेकिन इसमें भी थोड़ा एग्जैक्ट है ना, आया। ये देखो, ये जो है क्या चेंज आया, यहाँ पे आप इसको इसको देखो, तो ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स राइट में मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पे लेफ्ट पे। अब मैं फिर से ये कह रहा हूँ, एवरी एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लाइंग एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट, मैं बोल रहा हूँ एलिमेंट्री ऑपरेशन कहीं लगा रहे हैं ना, तो वो इक्विवेलेंट है एलिमेंट्री मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। तो मैं यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे ये तो मैं समझाने के लिए बताया एलिमेंट्री मैट्रिक्स होता क्या है। सो दिस इज एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। अब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो ऑपरेशन लगाया, इनडायरेक्टली मैंने इसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है। एक्चुअली इनडायरेक्टली एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने का मतलब इनडायरेक्टली मैंने इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया है। तो हर एलिमेंट्री ऑपरेशन जब आप लगाओगे तो इनडायरेक्टली यू आर मल्टीप्लाइंग बाय एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो ये सब आगे की चीजें, मुझे लगता है एडवांस चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम, चूंकि 11th 12th और जेडबल डिस्कस कर रहे हैं, तो ये सब आगे दोबारा आएगा। तो ये एडवांस चीजें हैं जो वहां पे आएगा, जिसको भी जरूरत नहीं है तो उसको भी ज्यादा डिस्कस नहीं करते। मैं आगे बढ़ता हूँ। कितना टाइम हो गया, टाइम भी लगता है निकल गया होगा। टाइम काफी हो गया, छोड़ो। तो आज हमने कुछ डिस्कस नहीं किया, तो आज हमने जस्ट डिस्कस किया है ओनली दिस। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि व्हाट आर दीज मैट्रिसेस, ये किस टाइप के मैट्रिसेस हैं। 21 डिफरेंट टाइप के मैट्रिसेस डिस्कस किए हमने, जितना ही। आगे मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, तो आगे क्या कंटिन्यू करूंगा, भी क्लासेस रेगुलर होंगी तो कल भी क्लास होंगी, ठीक है। सो अभी कल मैं ये डिस्कस करूंगा आपका। तो अभी मैंने जस्ट, हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आज डिस्कस किए, थ्योरी डिस्कस कर रहा हूँ मैं। आपका काम है क्वेश्चंस करना। अगर मैं थ्योरी नहीं भी पढ़ाता हूँ ना, तो भी आप लोग ये खुद से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपने 11th 12th में ऑलरेडी कर रखा है। या जो लोग जेडबल की तैयारी किए होंगे, IIT जेडबल मेंस एडवांस के, या ISI UG का, तो जिन लोगों ने प्रिपरेशन किए होंगे, दे हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस क्वेश्चंस। जस्ट आपको एक बार रिवाइज कर लेना है।
सो दैट सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएंगे। तो ये सब आप सॉल्व करके आओ, आपका ये होमवर्क है। मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, स्टिल यू कीप सॉल्विंग। जब तक थ्योरी कंप्लीट करूंगा तब तक आप क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, फिर मैं डाउट क्लास में डाउट पूछूं मुझसे आप। तो अभी आपका ये होमवर्क है, सबसे मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ये जितने क्वेश्चंस हैं आप सॉल्व करते जाओ ये चैप्टर। तो जब तक मैं 2-3 क्लास लूंगा थ्योरी पढ़ाने में, आज क्लास हुई है, कल भी संडे है फिर भी क्लास है सेम टाइम पे। तो अभी टाइम मैं आई थिंक शेड्यूल कर देता हूँ, यही टाइम चलेगी। अभी क्या टाइम ले रहा हूँ मैं क्लासेस, आज क्या टाइम क्लास लिया हूँ, तो इसी को कंटिन्यू करता हूँ। हाँ क्लास टाइम मैं फिक्स कर देता हूँ आपका। अभी अभी क्या आज कैसे स्टार्ट किया, 9:30 टू 11 PM ये है आपका। अभी जो बैच 01 चल रहा है, मतलब ये JEEPYQ चल रहा है, ठीक। और डाउट क्लास अभी कंटिन्यू होगा। ये अभी डाउट क्लास का टाइम रहेगा, ठीक। अभी तो ये यही यही टाइम जैम बैच का कंटिन्यू हो जाएगा। गेट का बैच मैं अलग कर दूंगा, जो गेट वाले बच्चे अभी हैं उनका टाइम हो जाएगा। सो यही यही टाइम जैम बैच का रहेगा, यही टाइम आपके जैम बैच का रहेगा। किसका, जैम का या गेट का? किसका? अब सब लोग सब, अच्छा 8 to 10 ठीक था। तो 8 to 9:30 अगर मैं गेट बैच करूं तो देखो अभी एक जैम बैच और आएगा, तो जिनको अगर इसमें प्रॉब्लम होगा ना तो यू कैन कंटिन्यू दिस बैच 6:30 टू 9 8 हो जाएगा ना। सो ये जो लोग कंफर्टेबल हैं तो इसमें कर सकते हैं क्लासेस, या इसमें कर सकते हैं, देख लो। ये भी जैम बैच है, ये भी जैम बैच है, ये जैम बैच रहेगा। सो दोनों जैम बैच रहेंगे हमारे, और दोनों में सेम चीजें पढ़ाई जाएगी, लेकिन थोड़ा चूंकि ये थोड़ा बाद में, ये 1 मई से मैं कंटिन्यू करूंगा इसको, और ये 1 जून से स्टार्ट होगा। तो ये 1 जून से स्टार्ट होगा, ये 1 मई से स्टार्ट होगा, तो 1 महीना गैप रहेगा। लेकिन एंड में मैं कोशिश करूंगा लगभग 1 सप्ताह के अंदर ही कंप्लीट हो जाए सिलेबस। मतलब एक सप्ताह, मान लो ये सिलेबस कंप्लीट हुआ फॉर एग्जाम्पल, नहीं बराबर ही होगा, सिलेबस तो सेम ही चलेगा दोनों में। 1 by 1 जी। हाँ वही बोल रहा हूँ, 1 सप्ताह बाद वहाँ खत्म होगा या 15 दिन बाद खत्म होगा, या कई बार हाँ, तो एंड में कुछ बाद में क्या करूंगा, इसका तो मतलब 2 सप्ताह का छुट्टी दे दिया इस बैच में, ठीक। एंड में इस बैच वालों को 15 दिन की छुट्टी कर दी, तुम अपना प्रैक्टिस करो प्रॉब्लम, और इसकी क्लास चलती रहेगी, तो वो 15 दिन में इसको मेकअप कर लेंगे तो बराबर आ जाएगा। ये है एंड में। हाँ 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 हाँ, तो मतलब सेम ही पढ़ाई होगी ना, इसमें और इसमें सेम पढ़ाई होगी। नहीं नहीं, तो आप ये छोड़ देना ना, फिर इसको छोड़ देना, आप इसी में कंटिन्यू कर दो, तो इसमें सब कुछ होगा ना। आप इसको छोड़ दो, मतलब क्विट कर दो, इसमें मत ज्वाइन करो, आप सिर्फ इसी में ज्वाइन करो, ये कह रहा हूँ मैं। इसमें भी तो 100% सिलेबस होगा, यहाँ भी तो सिलेबस 100% कवर होगा, यहाँ भी कवर होगा। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि सिलेबस आपका यहाँ भी फुल सिलेबस कवर होगा 100%, यहाँ भी 100% सिलेबस कवर होगा, और यहाँ भी 100% सिलेबस कवर होगा। लेकिन चूंकि गेट में बहुत एक्स्ट्रा सिलेबस भी है, तो वो भी हमें कराने पड़ेंगे। ये चीज़ है कि स्टोकेस्टिक, नॉन पैरामीट्रिक, रिग्रेशन ना, मल्टीवेरिएट, ये टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं। हाँ ये फोटो लेके भेज दो, इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये है। हाँ ये 1 में से स्टार्ट होगा, यस। और गेट की एक ही बैच चलेगी, गेट की कोई दूसरी बैच नहीं आएगी इस साल। जिसको चाहिए रिकॉर्डिंग लेगा। तो गेट का सिर्फ एक बैच इस साल चलेगा, और ये टाइम रहेगी। जैम की 2 बैचें चलेंगे, बस 2 ही बैच चलेंगे जैम के, तीसरा कोई बैच नहीं आएगा। ये है। क्योंकि हमें बहुत कुछ कराना, देखो मैं अभी पहले सिलेबस कराऊंगा, सिलेबस के साथ साथ डीपीपी चलते रहेंगे, असाइनमेंट्स जो है मतलब जो असाइनमेंट्स होंगे वो साथ चलता रहेगा। फिर उसके बाद पीवाई क्यू हो गया,
2024 से स्टार्ट करके 2005 तक के एक एक साल के पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको सॉल्व करेंगे। इससे होगा कि हमारे साथ आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। और कुछ बच्चे हैं खुद से भी कर रहे होंगे, तो आप पहले 3 4 5 बार सॉल्व कर लो, फिर मेरे साथ डिस्कस करो, तो एटलीस्ट जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो आप डिस्कस कर पाओगे मेरे साथ। ये है, आसान तो सब लोग कर लेंगे, ये है। तो हर साल 10 20 नंबर के डिफिकल्ट तो आते ही हैं, ये है। फिर उसके बाद आपका आएगा एंड में, असाइनमेंट तो चल ही रहा है, इसी में कवर कर दिया मैंने। फिर मॉक टेस्ट आएगा एंड में। तो मॉक टेस्ट इस बार प्लान है 200 मॉक टेस्ट करवाने का, ठीक है ना। तो अभी स्टार्ट हो जाएगा, तो डेली एक एक टेस्ट अपलोड करेंगे हम लोग, तो अराउंड है ना। तो इस बार 200 मॉक टेस्ट होंगे, 200 मॉक टेस्ट होंगे। तो 200 मॉक टेस्ट समझ लो, तुम्हें 6 महीने पहले से डेली एक एक टेस्ट दोगे तभी जाके ये कंप्लीट होगा, है ना, वरना कंप्लीट नहीं कर पाओगे। 200 मॉक टेस्ट का मतलब है ना, तुम अगर 3 महीने पहले स्टार्ट करोगे तो डेली एक टेस्ट दोगे तो तुम 90 टेस्ट कर पाओगे, ये है। क्योंकि लोग लगता है ना बाद में कर देंगे, बाद आता ही नहीं एक्चुअली, ये चीज़ है। तो ये होगा। बाकी डाउट क्लास तो चल ही रहा है, तो डाउट क्लास तो डेली चल रहा है, ये है। तो असाइनमेंट और डीपीपी मैंने यही कवर कर दिए, तो सिलेबस के साथ ही ये कवर हो जाएगा, असाइनमेंट और डीपीपी सिलेबस में। हाँ हाँ, नहीं नहीं, इसमें फुल सिलेबस नहीं, इसमें 200 मॉक टेस्ट में ये लगा लो लगभग 100 यूनिट वाइज और 100 फुल लेंथ। तो फुल लेंथ का मतलब एग्जाम पेपर जैसा, एग्जाम पेपर से पूरा सिलेबस कवर करते हुए 60 क्वेश्चन, 20 एमसीक्यू, 10 एमएसक्यू और 20 एमसीक्यू, सॉरी एनएटी। मतलब एग्जाम पैटर्न पे बिल्कुल ये एग्जाम जैसा पेपर, जो ओरिजिनल पीवाईक्यू होते हैं उस तरह के पेपर्स मिलेंगे आपको। नॉन पीवाईक्यू भी होगा, इसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूड होगा, क्योंकि हम लोग आपको जो पीवाईक्यू पेपर है उसको भी टाइप करवा के अपलोड करते हैं, ताकि आप वहाँ प्रैक्टिस कर सको कि पीवाईक्यू में कितना परफॉर्म कर रहे हो। एटलीस्ट पीवाईक्यू में 100 में 100 तो आने चाहिए, 100 नहीं तो 90 प्लस तो आने ही चाहिए। इतनी प्रैक्टिस तुम्हारी हो जानी चाहिए एंड तक। तुम अगर पीवाईक्यू को एज अ टेस्ट दे रहे हो और एक्चुअली सॉल्व कर रहे हो, मतलब एग्जाम जैसा बैठ के, तो उसमें 90 प्लस तो होने चाहिए, एग्जाम में होने चाहिए। तो इसमें पीवाईक्यू भी इंक्लूडेड रहेगा, पीवाईक्यू टेस्ट से होंगे। और यहाँ यूनिट वाइज होगा, मतलब प्रैक्टिस के लिए, मतलब टॉपिक वाइज, ये टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। मतलब इसमें हर टॉपिक के क्वेश्चन, तो तुम अगर ऐसे इतने क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, जो सारे सॉल्व कर लेगा, तो 10 से 15,000 क्वेश्चन तो यही कवर हो जाएंगे तुम्हारे, ये 200 टेस्ट में, ठीक है। ये प्लान है। पिछले साल 100 टेस्ट मेरे पिछले साल के ही हैं ऑलरेडी, पिछले साल 100 टेस्ट कराए थे, 100 टेस्ट तो वही है, उसी को थोड़ा करेक्शन करवा के अपलोड करवाने। जी अभी हो जाएगा, अभी 1 मई से पहले स्टार्ट। अभी आईडी पासवर्ड बन रहा है ना, आप लोग गूगल फॉर्म भरे होंगे, तो आईडी पासवर्ड बन रहा है, वो आपको मिल जाएगा, तो 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी वीकली रखेंगे, फिर वीकली में 2 टेस्ट, फिर वीक में 3 दिन। जैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, फिर एंड में डेली एक एक टेस्ट आप दे सकते हो। एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो यू कैन अटेम्प्ट डेली 1 टेस्ट, ये है। नहीं, बेसिक्स भी हो सकता है, उसमें कवर हो जाएगा, उसी में हो जाएगा, वो इंक्लूडेड रहेगा, ऐसा पर्टिकुलरली बेसिक लिखा नहीं आएगा। तो जैम गेट सिलेबस से रिलेटेड ही टेस्ट होगा, बाहर का जो पढ़ाए वो टेस्ट में नहीं आएगा। टेस्ट में सिर्फ वही होंगे जो जैम गेट से रिलेटेड है। 1 2 4 क्वेश्चन उसमें आ जाएगा एक्स्ट्रा आउट ऑफ सिलेबस, अलग बात है, लेकिन टेस्ट जो होंगे प्रॉपर जैम गेट सिलेबस से ही रिलेटेड होंगे, ये। तो बेसिक्स भी उसी में आ जाएगा, अलग से बेसिक का टेस्ट नहीं होगा, बेसिक भी उसी में कवर हो जाएगा, ये। ठीक है, तो अभी 5 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर जिनके डाउट्स हैं डाउट डिस्कस करते हैं। तो इसको अभी स्टॉप करते हैं, 5 मिनट बाद डाउट क्लास रखते हैं 12 बजे तक। बाकी क्वेश्चन सॉल्व करो तुम लोग, मैट्रिसेस फिनिश करके आओ, जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट करो। गेट वाले स्टूडेंट को जैम की क्लास कर सकते हो, वरना पूरा सिलेबस तो आपका भी कवर हो जाएगा अर्निमा। गेट बैच में भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, जरूरी नहीं है, चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। कोई डिफरेंस नहीं होगा बैच 2 में, जो पूछ रहे हैं बैच 1 बैच 2 में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सेम चीज़ पढ़ाई जाएगी, बस टाइम का डिफरेंस रहेगा,